जय हिंद। लास्ट क्लास में कोशिका झिल्ली एवं उसके द्वारा पदार्थों का परिवहन हम लोग पढ़ रहे थे। आज से हम लोग को जो पढ़ना है, एक नया टॉपिक पढ़ना है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के बारे में आज से हम लोग को पढ़ना है। साथ ही कोशिका द्रव क्या होता है ये सब जानना है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले एक नया टॉपिक है, उसका नाम है अंतःझिल्लिका तंत्र। निकालेंगे अंतःझिल्लिका तंत्र, इसको बोलते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जनरली हम लोग कहते हैं कि कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव जो होता है, अगर हम लोग बात करें कि ये कोशिका है तो कोशिकीय केंद्र, तो इसमें क्या होते हैं, कई छोटे छोटे संरचना मौजूद होते हैं जिनको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लवक होते हैं। तो ये सभी के सभी कोशिकांग जो होते हैं वो कोशिका द्रव के अंदर मौजूद होते हैं। और लगभग सभी कोशिकांग जो होते हैं उनके कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके कार्य क्या होते हैं और संरचना एक दूसरे के समान होते हैं। कुछ ऐसे कोशिकांग जिनके कार्य और संरचना एक दूसरे के समान होते हैं, ऐसे कोशिकांग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र के सदस्य बोलते हैं या अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं। जनरली कोशिकांगों का ऐसा समूह या कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित ऐसे कोशिकांग जो कार्य एवं संरचना में एक दूसरे के समान होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र के सदस्य कहते हैं, उनको शामिल करते हैं उसके अंतर्गत। तो अंतःझिल्लिका तंत्र में सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए, फिर उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है, ऐसे कोशिकांग जो कार्य एवं संरचना में एक दूसरे के समान होते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र झिल्लिका तंत्र के सदस्य या अंतःझिल्लिका तंत्र कहलाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हम लोग बोलते हैं ER शॉर्ट में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर होता है लाइसोसोम, फिर होता है रसधानी। तो ये सब ऐसे कोशिकांग हैं जिनके कार्य जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, संरचना लगभग एक दूसरे के समान होता है। तो ऐसे कोशिकांग को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःझिल्लिका तंत्र कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी कोशिकांग होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, संरचना भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसे कोशिकांग को हम लोग अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, परऑक्सीसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया। परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके कार्यों में आपस में समानता नहीं होती, इसलिए उनको हम लोग अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहीं पर लिखेंगे, नोट करके क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया को अंतःझिल्लिका तंत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है, या कह सकते हैं कि अंतःझिल्लिका तंत्र के सदस्य नहीं होते। तो ये था अंतःझिल्लिका तंत्र। अब इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आप जीव द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेडिंग, जीव द्रव जो होता है इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जनरली ये जो है
ये एक जंतु कोशिका है और जंतु कोशिका बाहरी जिस झिल्ली से घिरा हुआ होता है उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इस कोशिका झिल्ली के अंदर वाला ये जो भाग होता है ये कैसा होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है, जिससे गोंद होता है, ठीक उसी प्रकार का होता है। ये कोशिका झिल्ली के ठीक अंदर का ये जो पूरा का पूरा भाग है, इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। और इसमें दो तरह के द्रव होते हैं, एक भाग जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक है तो ये केंद्रक के बाहर वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। और एक भाग जो है कोशिका झिल्ली, तो एक भाग जो होता है जीव द्रव का वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में होता है। इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। और केंद्रक झिल्ली के अंदर वाला ये जो द्रव होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव कहेंगे। और जब सम्मिलित रूप से पूरा का नाम लिया जाएगा इसको और इसको दोनों को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। जीव द्रव क्या होता है, कोशिका झिल्ली से घिरे हुए अर्ध तरल आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोशिका यहाँ से यहाँ तक वाला द्रव को हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिका द्रव कर रहे हैं और इसको केंद्रक द्रव। तो कह सकते हैं कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से भी क्या कहा जाता है, जीव द्रव कहा जाता है। इसको लिखेंगे जीव द्रव क्या होता है। कोशिका झिल्ली से घिरे हुए अर्ध तरल आवरण को जीव द्रव कहते हैं। अर्ध तरल आवरण को जीव द्रव कहते हैं। या और करके लिख सकते हैं, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से जीव द्रव कहा जाता है। संयुक्त रूप से जीव द्रव कहा जाता है। इसको समझना है कि ये जंतु कोशिका बनाना है यहाँ पर इस प्रकार से। ये है जंतु कोशिका और सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ पर बीच में कौन होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक के बाहर वाले झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। ये है केंद्रक झिल्ली। अब दो चीज, एक द्रव वाला जो भाग जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में आ रहा है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। ये है आपका कोशिका द्रव। और एक द्रव जो है वो केंद्रक झिल्ली के अंदर मौजूद है, इसको बोलेंगे हम लोग केंद्रक द्रव। और ये कोशिका द्रव और ये केंद्रक द्रव सब के सब किसके अंदर है, कोशिका झिल्ली के अंदर हैं। और ये दोनों प्रकार के द्रव को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव कहते हैं। तो ये हो गया जीव द्रव। तो यहाँ पर अगर हम लोग जीव द्रव लिखे हैं तो वही लिखे हैं कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से हम कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से हम लोग जीव द्रव कहते हैं। या कोशिका झिल्ली के अंदर वाले जो अर्ध तरल पूरा का पूरा भाग है इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और है, कोशिका द्रव का अगर डेफिनेशन हमको बनाना हो तो ये पूरा का पूरा क्या कहला रहा है, जीव द्रव कहला रहा है। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका झिल्ली और कौन से झिल्ली के बीच में मौजूद है, केंद्रक झिल्ली के बीच में। ये वाला जो भाग जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में मौजूद है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ भाग होता है जीव द्रव का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव कहेंगे। तो इसको नोट करिए, इसके बाद लिंक डालिएगा, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो होता है उसको अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के मध्य उपस्थित होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं।
उसे कोशिका द्रव कहते हैं। एनसीईआरटी लिखा है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के कोशिकीय कार्य होते हैं या कोशिका में होने वाले पापचयी क्रिया होते हैं वो सब के सब कहाँ पर पूर्ण होते हैं, कोशिका द्रव में पूर्ण होते हैं। तो यहीं पर लिख लेंगे कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव को कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज कौन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। एरिना का मतलब क्षेत्र या एरिया, जहाँ पर सेलुलर कोशिकीय क्रियाविधि संपन्न होती है वो कौन होता है, कोशिका द्रव होता है। अब अगर आप कोशिका द्रव में देखें तो कई छोटे बड़े बड़े अनेक संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं और ये संरचनाएं जो कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद होती हैं इन सभी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है कोशिकांग। कोशिकांग जो होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ऑर्गेनल्स, ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं लिख सकते हैं, कोशिका के कोशिका द्रव में, कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित अनेक छोटे छोटे संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। अनेक छोटे छोटे संरचनाओं को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लवक ऐसे लिख सकते हैं, लाइसोसोम, रसधानी, तारकेंद्र, ये सब के सब जो होते हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं। और ऐसी संरचना जो कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। इसको नोट करिए। अब बारी बारी से हम लोग को कोशिकांग के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःप्रद्रवी जालिका या इसी को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में ईआर कहते हैं। सॉरी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। ये होता क्या है, हम लोग डायग्राम देख चुके हैं। ये है जंतु कोशिका, ये है केंद्रक और इस केंद्रक से क्या होते हैं, कई इस प्रकार के चपटी नलिकाकार संरचनाएं जुड़ी हुई होती हैं। और ये जो चपटी नलिकाकार संरचनाएं जो केंद्रक से जुड़ी हुई होती हैं इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं और पूरे के पूरे कोशिका द्रव में भी क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो इन्हीं संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि केंद्रक के निकट उपस्थित चपटी थैलीनुमा नलिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। लिख सकते हैं इसमें, केंद्रक के निकट उपस्थित चपटी थैलीनुमा नलिकाओं के समूह को अंतःप्रद्रवी जालिका
कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। अभी जो चैप्टर 3 में संरचनाएं होती हैं ये दो प्रकार के होती हैं। एक तरफ क्या होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम मौजूद होते हैं। तो ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर राइबोसोम मौजूद होते हैं इनको हम लोग खुरदरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे संरचना राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं, ये है राइबोसोम। जिनके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अस्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार, अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार। और ये हैं दो प्रकार के। पहला है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको शॉर्ट में हम लोग RER कहते हैं। ये क्या होते हैं, ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर कौन मौजूद होते हैं, राइबोसोम मौजूद होते हैं, या कह सकते हैं जिनके सतह से राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका को हम लोग क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। और ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके ऊपर राइबोसोम मौजूद है ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। दूसरा चीज़ है यहाँ पर कि ऐसे कोशिका जो सक्रिय रूप से अधिकांश प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ऐसे कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका, ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है इनकी संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उस कोशिका को अधिक मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसमें लिख सकते हैं ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका, ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर राइबोसोम मौजूद होते हैं उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसी में लिखेंगे ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इसमें लिखेंगे शॉर्ट में RER। बोले तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता या करती है। इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं। दूसरा जो आता है वह है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं SER। ये देखिए इधर वाला अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम मौजूद था जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोले थे। लेकिन इधर वाले सतह पर राइबोसोम मौजूद नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिकनी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके सतह पर राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं।
इनका काम क्या होता है, ये कई तरह के काम करते हैं। लिपिड के संश्लेषण में, लिपिड वसा होता है उसके संश्लेषण में सहायता करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है, स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब होता है स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है ना। ये जो होते हैं ये स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन होते हैं। इस तरह के हार्मोन जो होते हैं उनके संश्लेषण में भी सहायता कौन करता है, एसीआर करता है। साथ ही साथ निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन में भी सहायता करता है एसीआर। कहने का मतलब है कि कोशिका में कोई बाहरी पदार्थ, जहरीला पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर गया या कोशिका में किसी जहरीले पदार्थ का निर्माण हो गया, तो उस जहरीले पदार्थ को समाप्त करने का, नष्ट करने का जो काम करता है वो भी कौन करता है, एसीआर करता है। जिसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है, ये एग्जाम में पूछता है कि डिटॉक्सिफिकेशन में, निराविषीकरण में कौन सा कोशिका में सहायता करता है, तो वो कौन सा कोशिका में है, एसीआर। जिसमें कार्य में लिखेंगे यह मुख्य रूप से लिपिड एवं स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण में सहायता करता है। इसी में लिखेंगे इसके साथ साथ यह निराविषीकरण का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन, जहरीलापन को कम करना। अंडरलाइन करेंगे, निराविषीकरण में सहायता करता है या निराविषीकरण में भाग लेता है। ये था इस एसीआर के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आरईआर जो होता है, आरईआर के बारे में, तो आरईआर की संख्या जो होती है वो ऐसे कोशिकाओं में ज़्यादा होती है जो कौन से काम में सहायता करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव है, तो कोशिका द्रव को आरईआर दो भागों में बांट दे रहा है। एक कोशिका द्रव का ये भाग जो कोशिका द्रव आरईआर के बाहर मौजूद है, और एक ये भाग जो कोशिका द्रव का वह भाग जो आरईआर के अंदर मौजूद है। तो ये कोशिका द्रव को दो भागों में बांट दी है। जो बाहर होता है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं, और जो कोशिका द्रव का जो भाग आरईआर के अंदर नलिकाओं के बीच में मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। तो यहाँ पर दो और पॉइंट है, तो उसको नोट करके लिखेंगे, ऐसे कोशिका जो सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, उसमें आरईआर की संख्या अधिक होती है। क्यों आरईआर की संख्या अधिक होगी तो राइबोसोम की संख्या अधिक होगी, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम जो होता है उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो ये सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो राइबोसोम का संख्या बढ़ेगा, और राइबोसोम का संख्या बढ़ेगा तो प्रोटीन संश्लेषण भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसे कोशिकाओं में आरईआर की संख्या अधिक होती है। दूसरा चीज जो ईआर है वो साइटोप्लाज्म को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, दो भागों में। बाहर आरईआर के बाहर वाला जो भाग है उसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं, और उसके अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर टू, इसमें लिखेंगे ईआर साइटोप्लाज्म बोलो तो कोशिका द्रव को दो भागों में विभाजित करती है। लिख सकते हैं इसी में, कोशिका द्रव का वह भाग जो ईआर के बाहर है, अंतःपद्रव्य जालिका के बाहर है, उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ल्यूमिनल तथा वह भाग जो ईआर के अंदर है, ईआर के अंदर का मतलब ये वाला भाग, बाहर वाले को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कह रहे हैं, और जो भाग इस नलिकाओं के बीच में मौजूद हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, जो भाग अंदर है उसे इंट्रा ल्यूमिनल
कहते हैं, इंट्राल्यूमिनल कहते हैं। तो ये था इनके बारे में कुछ पॉइंट। इसके बाद इनके कार्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले आप इसको क्या करिए, नोट करिए। हेडिंग डालेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य। अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पहला काम क्या होता है, ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो पूरे कोशिका द्रव में केंद्रक से लेकर के पूरे कोशिका झिल्ली तक क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं। तो जब किसी पदार्थ जो कोशिका के अंदर बनता है या बाहर से कोशिका में आता है तो उन पदार्थों को कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का जो काम करते हैं वो अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो पदार्थों के कोशिकीय परिवहन में, अंतःकोशिकीय परिवहन में क्या करती है, सहायता करती है। इसमें लिख सकते हैं पहला पॉइंट, यार पदार्थों के अंतःकोशिकीय परिवहन में सहायता करती है। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो हम लोग अभी देखिए कि RER जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो किसके संश्लेषण में सहायता कर रहा है, वो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता कर रहा है। और ACR जो है लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण में सहायता कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं RER प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं SER लिपिड एवं स्टेरॉइड हार्मोन, लिपिड एवं स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण में सहायता करता है। अब एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में कि जनरली जो जंतु कोशिका होते हैं वो विभाजित होते हैं, ठीक है, और एक कोशिका बन के दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से जब पादप कोशिका जो होता है वो भी विभाजित होता है। जंतु कोशिका को जब विभाजित होना होता है ये कोशिका झिल्ली जो है वो अंदर की ओर धंसते जाता है, इस प्रकार से धंसते जाता है, इससे खांच का निर्माण होता है और एक समय ये दोनों कोशिका टूट करके अलग हो जाते हैं। लेकिन पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति होती है तो उसमें खांच का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो विभाजन होता है, जब एक कोशिका को दो कोशिका में बंटना होता है तो इनके बीच में क्या होता है, इस प्रकार से एक पट्टी का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट बोलते हैं। तो ये जो सेल प्लेट का निर्माण हो रहा है, जो पादप कोशिका के विभाजन में सहायता कर रहा है, जो पादप कोशिका को दो भागों में बांट रहा है, इस सेल प्लेट के निर्माण में भी सहायता कौन करता है, अंतःप्रद्रवी जालिका करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका ER पादप कोशिका विभाजन के समय, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहायता करता है, सेल प्लेट के निर्माण में सहायता करता है। हम लोग चैप्टर नंबर लगभग 18 या 19 है, वहाँ पर हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि पेशी संकुचन। हम लोग के जो पेशियों में संकुचन होता है उस संकुचन के दौरान जो मसल्स, पेशी की कोशिकाएं होती हैं उनके कोशिकाओं में भी अंतःप्रद्रवी जालिका मौजूद होता है इस प्रकार से। और ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो पेशी कोशिका में मौजूद होता है, पेशी कोशिका का ये अंतःप्रद्रवी जालिका है, ER है। तो ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका जो पेशी कोशिका में मौजूद होता है इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहाँ पर पेशी कोशिकाओं में जो अंतःप्रद्रवी जालिका होते हैं उनको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन होता है, कैल्शियम आयन होते हैं। ये कैल्शियम आयन जो पेशी संकुचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है वो कैल्शियम +2 आयन के संग्रहण में भी क्या करता है, सहायता करता है। और कहाँ करता है, पेशी कोशिका में, कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख सकते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका
जालिका पेशी कोशिकाओं में कैल्शियम +2 आयन के संग्रहण में सहायता करते हैं। और पॉइंट है जैसे लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, तो उस एंजाइम के निर्माण में भी सहायता कौन करता है, हमारा अंतःप्रतल जालिका करता है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो मेनली प्रोटीन होते हैं और उस प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, टीआर पर हो रहा है। कौन कर रहा है, राइबोसोम, बात अलग है, लेकिन कहाँ हो रहा है, आरईआर पर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आर जो होता है, आरईआर जो होता है वो लाइसोसोम के निर्माण में भी क्या करता है, सहायता करता है। आर लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे ईआर के फंक्शन के बारे में, अंतःप्रतल जालिका के कार्य के रूप में। इनको आप क्या करिए, नोट करिए। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।